आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ARDE से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि भारत फ्यूचर आर्टिलरी वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर काफी गंभीर है और लगातार इस क्षेत्र में काम भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच पुणे स्थित जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, इनके डायरेक्टर ए राजू सर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि इस समय जो ARDE है वो रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल्स पर काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन सेल की जो एक्सटेंडेड रेंज होगी वो 80 से 90 किलोमीटर की होगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पे भी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है और इसको मैच्योर होने में 9 से 10 वर्ष का समय लगने वाला है। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी इन्वॉल्व है और आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसा कॉम्पैक्ट रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करना जो कि इतने छोटे साइज के आर्टिलरी सेल को पावर करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज तो इन्वॉल्व होने ही वाली है। अब अगर आपको रैमजेट प्रोपल्शन के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली रैमजेट प्रोपल्शन जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स होती है उनमें यूज़ किया जाता है, जो कि इनको सस्टेन हाई स्पीड फ्लाइट और लॉन्ग रेंज प्रदान करती हैं। अब इसके लिए बेसिकली ये जो propulsion सिस्टम होता है, ये एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है इनको कंबशन के लिए यूज़ करता है। एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उन्हें कंबशन के लिए यूज़ करता है और ऐसे में इसमें ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि इस क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को 155 की आर्टिलरी सेल के फॉर्म फैक्टर तक छोटा करना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को लेकर आता है और इस समय ARDE इसी पर काम कर रही है। और अगर हम रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें, तो ये बहुत ही हाई स्पीड एयर फ्लो पर रिलाय करता है सस्टेन कंबशन के लिए और ऐसे में इनमें यूनिक इंजीनियरिंग चैलेंजेस का सामना तो ARDE को करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उन्हें थर्मल मैनेजमेंट जो है वो भी देखना पड़ेगा, मटेरियल ड्यूरेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी और सबसे खास बात तो ये है कि कॉम्पैक्ट आर्टिलरी सेल में इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, इस पर भी उन्हें काम करना है। और ये कॉम्प्लेक्सिटीज के चलते ही ARDE ने ऐसा माना है कि इसमें एक्सटेंडेड टाइमलाइन हमें प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये सिस्टम बनके तैयार हो जाएगा, तो फिर भारतीय थल सेना की जो आर्टिलरी पावर है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी राउंड की, तो ये मिलिट्री वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक तरफ जहां कन्वेंशनल 155 की जो सेल होती हैं, इनकी मैक्सिमम रेंज 40 से 45 किलोमीटर की होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स की, तो उनकी रेंज स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ARDE ने कहा कि हम जिस प्रकार के आर्टिलरी सेल पर काम कर रहे हैं, इसकी रेंज इन सब कन्वेंशनल वॉरहेड्स की तुलना में तकरीबन दोगुनी होने वाली है, जो कि भारत को ये कैपेबिलिटी प्रदान करेगा कि भारत जो है बियॉन्ड द एनिमी लाइन हाईली एक्यूरेट स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पर हमें पूरा भरोसा है ARDE के ऊपर, आज नहीं तो कल ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा ही होगा, तो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी कैपेबिलिटीज़ भी अमेरिकन आर्टिलरी कैपेबिलिटीज़ के समकक्ष पहुंच जाएंगी, जहां पर हमें अमेरिकन आर्मी के XM1155 एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल देखने को मिलते हैं। वही नॉर्वे का जो रैमजेट बेस्ड 155 राउंड है वो हमें देखने को मिलता है और हम भी उसी समकक्ष पहुंच जाएंगे। हालांकि ये सारा काम इन हाउस हो रहा है और इसमें सारी चीज़ें इंडिजिनसली यूज़ होंगी, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ऐसे एम्बिशियस प्रोग्राम के लिए जो 1 दशक का समय है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बहुत समय नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो कि दशकों तक हमारे लिए यूज़फुल बनी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी भारतीय थल सेना की आर्टिलरी कैपेबिलिटीज़ जो है किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, बल्कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए और आपको काफ़ी खुशी भी होगी कि इसी दौरान ARDE ने जो पिनाका है इसको लेकर के भी एक बड़ी टिप्पणी करी है। ARDE चीफ ने यह भी रिवील किया है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का जो गाइडेड पिनाका सिस्टम है, इसने जो अपनी सर्कुलर एरर प्रोबेबल है, जिसको आप CEP कहते हैं, वो सिर्फ 2 से 3 मीटर का प्रदर्शित किया है। और अब आप जान के ज़्यादा चौंक जाएंगे कि भारतीय थल सेना की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, उसमें जो CEP थी वो 40 मीटर की रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आई थी। यानी वहाँ पर 40 मीटर की जो CEP थी वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा थी, लेकिन यहाँ पर जो CEP है वो सिर्फ 2 से 3 मीटर की मिली है। अब इसका महत्व क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो CEP होता है बेसिकली ये की मेट्रिक होती है, जो कि म्यूनिशन की जो एक्यूरेसी है उसको एसेस करने के लिए यूज़ की जाती है। जितनी छोटी इसकी वैल्यू होगी, वेपन सिस्टम को उतना ही प्रिसाइज माना जाता है। और अगर आप पिनाका गाइडेड की CEP 2 से 3 मीटर्स की देखते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट है, यानी ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए गाइडेड पिनाका के साथ हमारी जो अब उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं।
पिनाका की बात करें तो ये जो गाइडेड पिनाका होने वाला है इसकी रेंज 75 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है और यहाँ पर जो एडवांस गाइडेंस सिस्टम है वो यूज़ किए गए हैं जो कि भारत में इन हाउस डेवलप किए गए हैं और माना जा रहा है कि इसी के चलते भारतीय थल सेना इस समय काफ़ी इम्प्रेस हुई है और भारतीय थल सेना ने ये विश्वास दिलाया है कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ रिपोर्ट तो ये भी इंगित करते हैं कि आर्मेनिया के बाद बहुत सारे देश हैं जो पिनाका पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और पिनाका ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाई है एंड ओवर द ईयर्स जिस प्रकार इसमें अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं और यही इसको दुनिया के सबसे घातक आर्टिलरी सिस्टम में या जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसमें खड़ा कर देते हैं। तो स्पष्ट है एआरडीई सब इस समय काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ रही है, फिर चाहे वो पिनाका हो, चाहे वो हमारा रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी सेल हो, ये सब कुछ हमारे सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए ही है। और आप देखिए एक दशक में आपको अविश्वसनीय परिवर्तन भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में देखने को मिलेंगे और हम काफ़ी ज़्यादा इससे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसको आप एलसीएस प्रचंड के नाम से जानते हैं, इसको और एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिल चुका है जहां पर इसमें डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर का इंटीग्रेशन हो चुका है और इस सिस्टम को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया है। प्रचंड ऑलरेडी एक गेम चेंजर हेलीकॉप्टर है जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आती है और ये जो नया एडिशन है इसकी सर्वाइबिलिटी जो कि मॉडर्न इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स के अगेंस्ट है उसको बढ़ा देगी। पर्टिकुलरली यहाँ पर बात हो रही है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की। तो कुल मिलाकर के इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी 156 की संख्या में इनको इंडक्ट करने वाली है और इस प्रकार के एडवांस सिस्टम के इंटीग्रेशन के बाद इनकी जो सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी जो अपने स्क्वाड्रन नंबर 143 है हेलीकॉप्टर यूनिट बेसिकली और आर्मी की जो 351वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है वो प्रचंड कोऑपरेट करती है और इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। अब आइए बात कर लेते हैं DIRCM के बारे में कि आखिर ये है क्या। देखिए डायरेक्टेड इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम बेसिकली एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को हीट सीकिंग मिसाइल से पर्टिकुलरली जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल से इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें जो DIRCM होता है ये हाई इंटेंसिटी लेज़र बीम को मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम पर फोकस करता है जिसके चलते मिसाइल का जो गाइडेंस सिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है और इसके चलते जो लॉक होता है टारगेट पर वो टूट जाता है और ऐसे में जो DIRCM है ये हेलीकॉप्टर को एक पोटेंशियल जो अटैक है उससे बचाते हैं। अब इसका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है जैसे कि टारगेटेड डिफेंस हो सकता है, इसमें जो लेज़र एनर्जी है इसको डायरेक्टली मिसाइल सीकर पर फोकस किया जाता है और इस प्रकार से अवॉइड किया जा सकता है। या फिर जो इसका यूज़ है वो अनलिमिटेड एम्यूनेशन के तौर पर किया जा सकता है जैसे कि एक्सपेंडेबल फ्लेयर्स हो गई। वैसे DIRCM जो है वो लेज़र एनर्जी पर रिलाई करता है और ये इनफाइनाइट जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन है उसके साथ आता है और अब ये सिस्टम एलसीएस प्रचंड को जो सुरक्षा है वो प्रदान कर रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।